दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, वो अमेरिका में हैं और अमेरिका में उन्होंने कई जगह एड्रेस किया है, संबोधित किया है वहाँ के छात्रों को, डिफरेंट यूनिवर्सिटी जैसे जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी और टेक्सास में उन्होंने किया है। इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है, वहाँ भी उन्होंने किया है उन लोगों को। अ, तो अलग-अलग सेक्शन में यानी छात्र में, नौजवान में, प्रवासी भारतीय में, सब जगह उन्होंने लोगों को संबोधित किया है और मज़े की बात है कि सवाल-जवाब भी हुए हैं। यानी आमतौर पे कोई नेता जाता है तो भाषण देके ताली पिटवा करके चला आता है। लेकिन राहुल गांधी ने भाषण ही केवल नहीं दिया बल्कि क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलाया और बहुत ही दिलचस्प सेशन रहा। कई लोगों ने बहुत थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन किए, बहुत ही माइन्यूट उसमें चीजें पूछी गई और उसका उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिया। हो सकता है उनके जवाब से कुछ लोग संतुष्ट हों, कुछ लोग नहीं हों। अब जैसे मैं या आप, कोई भी कह सकता है कि यार राहुल गांधी को इस सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहिए था। कोई ये कह सकता है कि साहब इन्होंने तो अच्छा जवाब दिया लेकिन इसमें ये भी जोड़ सकते थे या ये डिलीट कर सकते थे। इस तरह की बातें की जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि राहुल गांधी ने अमेरिका में देशद्रोही की तरह बात की है, उन्होंने भारत के खिलाफ अभियान चलाया, उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म या तमाम इन चीजों के यानी भारत से जुड़ी जितनी चीजें हैं, सबके खिलाफ उन्होंने काम किया। यानी कुल मिलाकर देशद्रोही की बात अगर ये कही जाए कि वो देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? तो हम इसी विषय पर आज बात कर रहे हैं और बात में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ 2 बड़े सीनियर एडिटर। हमारे साथ हैं एमके वेणु। एमके वेणु कई अखबारों में संपादक रह चुके हैं और द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं। हमारे साथ अमित बरुआ हैं। यह भी कई अखबारों में काम कर चुके हैं, देश के अंदर भी, विदेश के अंदर भी जाकर काम किया है इन्होंने और द हिंदू से कुछ ही समय पहले एडिटर के तौर पे वहां से भी ये अभी अवकाश प्राप्त करके और अपना काम कर रहे हैं जर्नलिज्म में। तो ये आप दोनों लोगों से मैं बात शुरू करूं। अमित बरुआ, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो राहुल गांधी की आलोचना तो ठीक है, लेकिन उनको ये कहना कि उनके वक्तव्य जो है देशद्रोह हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, मुझे लगता है कि उर्मिलेश जी, जो राहुल गांधी विदेश में बातें कह रहे हैं, अमेरिका में बातें कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके बीजेपी को चुभ रही हैं। और आज से नहीं, वो जो हिंदुस्तान में भी रह के जो बातें कह रहे हैं, तो जिस तरह से तीखी आलोचना उनके भाषणों, उनके वक्तव्यों की हुई है, मुझे लगता है एक और कड़ी उसमें जुड़ गई है कि वो जहां भी जाएं। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वो सिर्फ भाषण नहीं देते, सवाल भी लेते हैं। और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, उसके जरिए भी वो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। और मुझे उर्मिला जी सबसे बढ़िया चीज जो एक तरह से लगी कि सवाल जवाब एक तरफ, भाषणबाजी एक तरफ, आप देखिए राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज जो हम पार्लियामेंट में भी देख रहे हैं, वो हमको विदेश में भी नजर आ रही है कि उनका जो एक नया कॉन्फिडेंस है। और कई बार मेरा भी ये मानना है कि कई बार वो कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। कई बार वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उनको, जैसे आपने कहा, पहले नहीं कहनी चाहिए। और उनके बनिस्बत अगर आप प्रियंका गांधी को देखें, तो वो बड़ा नाप तोल के बोलती है। वो एक, मतलब जो भी बात कहती हैं वो बड़ा सोच समझ के बोलती है। राहुल गांधी, मुझे लगता है कई बार इमोशन से ओवरकम होके कुछ बातें कह देते हैं। लेकिन आरएसएस की आलोचना करना, कास्ट सेंसस की बात करना, जात की बात करना, मुझे लगता है कि आज के इंटरकनेक्टेड दुनिया में, जहां सोशल मीडिया हर मैसेज को, मीडिया हर मैसेज को लेके जा रहा है, ये कहना कि आप विदेश में जाकर, ये एक बड़ा एक नैरेटिव है ये संघ परिवार का, कि विदेश में जाके आप कैसे आलोचना कर सकते हैं, विदेश में जाके आपको अच्छी बातें कहने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बातें उनकी, या और भी जो ऑपोजिशन के नेता हैं, उनको चुभ रही है ये बातें। और चुभने के कारण आप देखिए, आपने शिवराज सिंह चौहान और गिरिराज सिंह का नाम लिया, उसमें हरदीप सिंह पुरी भी जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम जो मंत्रीगण हैं, उनको कहा गया होगा कि आप अपने तरीके से राहुल गांधी की बात पर रिएक्ट करें। तो मुझे लगता है कि इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए,
कि राहुल गांधी का जो नया एक कॉन्फिडेंस है वो नजर आ रहा है, और क्यों ना जाए वो विदेश और अपनी बात कहें। और आज का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, कोई भी किसी की भी चीज कह सकता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही संकीर्ण सोच है ये कहना कि आप विदेश में जाके अपने देश की आलोचना नहीं कर सकते या सराहना नहीं कर सकते, दोनों चीजें। जी जी जी। एम के वेणु, आप राजनीतिक और राजनयिक इन दोनों विषयों के अलावा आर्थिक मामलों के काफी जानकार हैं। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में इंडिया के उत्पादक मुल्क होने न होने पर एक क्षोभ जाहिर किया, और उनका कहना है कि हमें जब एक प्रोड्यूसिंग कंट्री होना चाहिए था, तब हमने एडॉप्ट किया है जो स्ट्रेटेजी इस वक्त। अपने देश के जो बड़े कारपोरेट हैं, दो का नाम उन्होंने लिया, ये लोग पूछिए कि ये लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ये किन क्षेत्रों के उत्पादन में लगे हैं। उन्होंने कंपेयर किया कि एक जमाना था जब स्वयं अमेरिका भी बहुत प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत सक्रिय था, बाद के दिनों में वो शिफ्ट किया क्योंकि अब वहाँ एक दूसरी स्टेज है। लेकिन फिर भी उनका ये कहना था, और उनको बड़े शिद्दत से उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार सृजन जो नहीं हो रहा है और जो जरूरत लोगों की पूरी नहीं हो रही, उसमें ये कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और हमें प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहिए था, जो नहीं जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने जो आर्थिक व्यवस्था जो है, जो यूएस में जो रही है पिछले 30-40 साल में, और जो चाइना में जो आर्थिक व्यवस्था जिस तरह उभरी है 30-40 साल में, उसको कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि कुछ देश प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं और कुछ देश कंज्यूमिंग नेशंस हैं, जो पिछले जो 30-40 साल में जिस तरह उभरे हैं। तो उन्होंने कहा कि चाइना एक स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसिंग नेशन बन के उभरा है, ये तो सारी दुनिया मानती है। इस पे तो आप किसी से पूछ लीजिए, सब कहते हैं कि पिछले 50 साल में चाइना हैज बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का फैक्ट्री बन चुका है। हाँ? तो उन्होंने साथ में भी जोड़ दिया कि इंडिया भी एक कंज्यूमिंग नेशन के तौर पे ही अभी चल रहा है, प्रोड्यूसिंग नेशन नहीं बना है, क्योंकि इंडिया में अभी तक मैन्युफैक्चरिंग अभी तक पुख्ता हुई नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जो आप पिछले मोदी जी के कार्यकाल में देखें, मैन्युफैक्चरिंग एक जीडीपी का जो भाग रेशियो आप देखिए, वो जब मोदी जी 14 में आए तो करीब 15% था, अभी गिर के और 13% हो गया है, और गिरा है नीचे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो एम्प्लॉयमेंट जो है, जहां जिन देशों में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े तौर पे, जो बड़े स्केल पे हुआ है, वहां पे नौकरियां भी लोगों की हुई है, और वहां का मिडिल क्लास बहुत एक्सपैंड किया है। तो चाइना का मिडिल क्लास आप देख लीजिए, पिछले 30 साल में बहुत बड़ा, काफी एक्सपैंड किया है। चाइना का जो कंज्यूमिंग मिडिल क्लास है वो काफी बड़ा है, और हिंदुस्तान में वो चीजें हुई नहीं है। तो इसमें ये तो एक एनालिटिकल पॉइंट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर हुआ क्या, बीजेपी ने अपने कुछ लोगों को, गिरिराज सिंह और एक दो और मिनिस्टर, दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल, उनके थ्रू कहलवाया कि ये एंटी नेशनल बातें हो रही है, चाइना की सराहना हो रही है, इंडिया की बुराई हो रही है। तो भाई एक जो रियलिटी, जो डेटा जो है, वो डेटा पेश कर रहे थे वहां पे, आंकड़े। लेकिन एम के वेणु, मैं आपको एक और पहलू पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी पॉलिसीज, आर्थिक पॉलिसी हमारी हैं, टैक्सेशन की जो नीतियां हैं, वो दरअसल खासकर जीएसटी का उन्होंने जिक्र किया कि ये जीएसटी जो है वो एंटी मैन्युफैक्चरिंग है, एंटी प्रोडक्शन पूरा का पूरा ये कंसेप्ट है, और इसकी उन्होंने जम की आलोचना की। तो इसको आप संक्षेप में हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए जरा एक्सप्लेन करें। ये तो उर्मिला जी, बीजेपी के लोग खुद, आप इंडस्ट्री में आप चले जाइए, इंडस्ट्री की इतनी मांग है, हर दूसरे दिन इंडस्ट्री कहता है कि जीएसटी आप इतना ज्यादा है कि आप उसके प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हो। आप ये छोड़िए, सीमेंट जो है इस देश में, सीमेंट जो कि आम आदमी 2 कमरे का घर भी बनाना चाहे तो सीमेंट की जरूरत होती है, सीमेंट में 28% जीएसटी है। आप सोच सकते हैं 28% जीएसटी कोई गरीब आदमी दे रहा है सीमेंट पे। अब वो छोड़िए, इनके अपने मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ प्रीमियम में आप ना लगाइए जीएसटी। अब मैं 60 साल से ऊपर का हो चुका हूं, मैं अपने प्रीमियम में
सालाना मेरा 1 लाख रुपए प्रीमियम जाता है, उस पर 18,000 अब जीएसटी भी दूं मैं, जबकि मेरी एक रिटायरमेंट की एक सेविंग है। तो ये बात गडकरी जी ने इनको कही है और उस पे इन्होंने, इनकी चर्चा भी चल रही है। तो जीएसटी तो पूरे दुनिया में, उर्मिलेश जी आप कहीं भी देख लीजिए, इतना ज्यादा जीएसटी चीजों पे कहीं नहीं लगता। और पेट्रोल डीजल पे ये सरकार पिछले 6 साल से 100% ये टैक्स ले रही है। 100% मैं बता रहा हूँ, 90 to 100%। अगर पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम जो रिफाइनरी गेट में अगर 45 रुपए का पड़ता हो और ये चार्ज कर रहे हैं 85 रुपए पर लीटर, 90 रुपए, जबकि पिछले दिनों में इनको रशिया से बड़ा चीप क्रूड मिला है, उसका भी सारा बेनिफिट सारे प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं। ये अंबानी और ये अडानी उसका बेनिफिट ले रहे हैं। गैस, अडानी जी गैस में ले रहे हैं बेनिफिट। तो गैस के दाम आप किसी उबर ड्राइवर से पूछिए, गैस के दाम वो आपको बताएगा कि डबल हो गया पिछले 4 साल में। तो कंज्यूमर को तो कुछ मिला ही नहीं ना। तो तभी तो मिडिल क्लास पूरा इनसे नाराज है। आप आज की तारीख में इन्फ्लेशन का कारण क्या है? इन्फ्लेशन का कारण भी कुछ हद तक जीएसटी है। और ये बात राहुल गांधी दोहराते रहते हैं, और ये बात और भी ऑपोजिशन पार्टीज बोलती रहती है कि जीएसटी जिस तरह इंप्लीमेंट हुआ इस देश में, ये यहाँ के उत्पादन में सबसे बड़ा बाधा बनके अभी भी है, बाधा बनके। और ये जीएसटी को रैशनलाइज करने की बात जब भी आती है तो निर्मला सीतारमण क्या बोलती है कि अजी स्टेट्स भी तो सहमत है इन चीजों में, स्टेट्स मान नहीं रही है। तो ये हर चीज को स्टेट्स के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं उनके सर पे कि स्टेट्स नहीं मान रही। तो इसमें ये बहाना मार के ये जीएसटी को ये रैशनलाइज अभी तक हुआ नहीं है। इस पे रैशनलाइज होने की जरूरत है। और ये राहुल गांधी वहां दोहराते रहते हैं, उससे इनको दिक्कत होती है। जब ये बात वहां ये चल रही थी तो यहाँ पे खबर क्या आ रही है? यहाँ पे 2 दिन पहले खबर आई कि अडानी ने सबसे बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट अभी चाइना में कंपनी खोल ली है। पिछले हफ्ते 2 सितंबर को उन्होंने खोला और वहां पे सप्लाई चेन सॉल्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस सरकार के खुद के तेवर चाइना के प्रति बदल रहे हैं। अमित, एक सवाल, हालांकि उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल सवाल कई उठाए हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिससे काफी परेशान है भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन उस पर वो बहस नहीं चाहते देश के अंदर। और वो क्या है? राहुल गांधी ने कहा कि भाई अगर फेयर चुनाव हुआ होता 2024 का तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट भी नहीं पहुंच पाती, 240 सीट्स भी नहीं मिल पाती। और इलेक्शन कमीशन की उन्होंने नाम लेकर के आलोचना की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वही किया इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। ये उनके अपने वाक्य हैं। तो इस पर वो बहस नहीं चाहते। वो बहस चाहते हैं कि भाई वो कितनी बातें बोल रहे हैं जो देश के खिलाफ जाती हैं। वो ये भूल गए कि मोदी जी जब जाते हैं विदेश में तो नेहरू से लेकर के और 2014 से पहले के भारत के बारे में क्या क्या वो बोलते हैं। एक बार तो ये तक बोल गए कि पहले भारत के लोगों को शर्म आती थी ये बताने में कि वो भारत के हैं, विदेश में जब जाते थे तो वो तो अब हमारे आने के बाद सबका गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो ये पहलू जो इलेक्शन कमीशन वाला और 240 सीट वाला जो है, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। एक्चुअली उर्मिलेश जी, उन्होंने 2 चीजें की, ये जो एक इलेक्शन कमीशन का और दूसरा उन्होंने कहा कि उनके बैंक अकाउंट ही फ्रोजन थे चुनाव लड़ने के लिए। तो उनका ये मोटा मोटी ये कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था चुनाव के दौरान। और बात तो सही है कि पूरा जो इलेक्शन का कार्यक्रम था, जिस तरह से वो आइटिनरी डिजाइन की गई, वो पूरी तरह मोदी जी के कैंपेन की मदद के लिए थी। हो सकता है वो हल्का सा उल्टा पड़ गया हो मोदी जी के लिए, वो मतलब आकलन का मौका होगा तो देखेंगे। लेकिन जो इतने फेज में यूपी की पोलिंग हो, इतने फेज में बिहार की पोलिंग हो, कैसे उन्होंने जो चुनाव का डिजाइन था वो तो मोदी जी की मदद के लिए था, ताकि वो पर्सनली जाके हर जगह कैंपेन कर सके। लेकिन ऑपोजिशन को भी मौका मिल गया इसमें कि वो भी अपनी बात जाके रख पाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से निर्णय लिए गए, और आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान या चुनाव के ठीक पहले जो इलेक्शन कमिश्नर साहब थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब उनको क्रोएशिया में एम्बेसडर बना के भेज दिया गया है। हो सकता है कि शायद जो उन्होंने शांति बनाए रखी या चुप्पी बनाए रखी उसका रिवॉर्ड है ये। लेकिन बात तो ये है कि जिस तरह के लोग इलेक्शन कमीशन में आज बैठे हैं, दे आर नॉट नोन फॉर देयर इंडिपेंडेंस।
वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए नहीं जाने जाते हैं। और जब भी कोई कंप्लेंट्स बीजेपी के खिलाफ गई हैं, तो आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड क्या रहा है। और खासकर की उर्मिलेश जी, जो हेट स्पीच जो आज इस मुल्क में हद तक मतलब जिसकी कोई हर हद पार कर चुका है, उस पर कोई भी नियंत्रण इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। और आगे आने वाले दिनों में भी अभी भी जो चुनाव है, इसमें इलेक्शन कमीशन के रोल पर स्पॉटलाइट जरूर रहेगी और रहना भी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है जो जिस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ किया गया है, जो भी बोलता है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अभी तो ऐसी खबरें भी आ रही थी कि राहुल गांधी को खुद ईडी क्वेश्चन करेगी किसी मामले में। तो ऐसे माहौल में ये जो डर और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो अगर वो विदेश में जाके ये बातें कहते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है, क्योंकि ये आज की भारत का नजारा यही है कि जिस इलेक्शन कमीशन की वाह-वाह होती थी पूरे इंटरनेशनली, आज की तारीख में वो इलेक्शन कमीशन काफी कमजोर पड़ गया है, काफी फीका पड़ गया है। और जिस जमाने में टीएन शेषन जैसे आदमी ने इलेक्शन कमीशन में जान डाल दी है, जेएम लिंगडो ने डाल दी है, या मनोहर सिंह गिल ने डाल दी थी, वो इलेक्शन कमीशन हमको उर्मिलेश जी नजर नहीं आ रहा है। अमित, एक और सवाल आपसे फॉरेन अफेयर से जुड़ा, खासकर माननीय प्रधानमंत्री के जो हाल के इनिशिएटिव्स हैं। जैसे राहुल गांधी तो अपनी यात्रा अभी की उन्होंने, जबकि प्रधानमंत्री को अमेरिका अभी जाना ही है कुछ ही समय बाद। तो लेकिन प्रधानमंत्री से पहले उन्होंने जाने का चुना, अपनी यात्रा का डेट तय किया। लेकिन इधर हमने देखा कि प्रधानमंत्री कई देशों में गए। उन्होंने रूस की यात्रा की, फिर उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की वाया पोलैंड। इसके बाद भी उन्होंने कई छोटे मुल्कों में गए, ऐसे मुल्कों में जहां आमतौर पे भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं गए। हालांकि इसकी वो बड़ी तारीफ करते हैं कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री जो यहाँ गया। अक्सर वो इस तरह की बात कहते हैं। तो कई जगह वो गए और कई जगह जा करके कभी एक दिन, कभी 2 दिन, इस तरह से उन्होंने बिताया। लेकिन क्या आपको लगता है कि हाल की इन यात्राओं से, क्योंकि आप फॉरेन अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह कवर करते रहे हैं, आप उसके विशेषज्ञ हैं, क्या आपको लगता है कि भारत को वैदेशिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या इस 2024 के चुनाव में जो एक मोदी जी की छवि जो पहले वाली जो अब नहीं रह गई है, क्या उससे कोई उनको फायदा हुआ है? उनको निजी तौर पे फायदा हुआ है कि भई अपनी इमेज चमकाने के लिए जो एक यात्राएँ भी कई बार होती हैं, लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर जो कुछ लॉस है, उसको उसको वैश्विक ग्लोबल स्तर पर कुछ अचीव करके हम चमकाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है क्या उनके लिए? जी, बिल्कुल, ये मोदी जी के दिमाग में बात हो सकती है, लेकिन मोटी बात तो ये है कि उर्मिलेश जी, आज की जो दुनिया है वो सिर्फ पैसा देखती है, व्यापार देखती है। तो चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो या सिंगापुर हो या अन्य देश है, वो अपना फायदा देख रहे हैं हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात है, जो रिश्ते हैं। तो ये जो नया एक जो दौर चला है फॉरेन अफेयर्स में, विदेश नीति में, ये मुझे लगता है कि काफी गढ़ चुका है। इसकी जड़ें काफी गहरी हो गई हैं। और अगर हम देखना चाहें कि आपकी छवि इससे इंप्रूव होगी, जैसे आपको याद होगा कि G20 का कितना ढिंढोरा पीटा गया। तो ऐसी बात नहीं है कि G20 पहले हिंदुस्तान में नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तक वहां बोर्ड लगा दिए थे कि भारत G20 का मेजबान है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की इसका इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कोई उसको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्ने उठाएं, तो हम देखेंगे कि भारत का रोल कोरिया में रहा है, यूनाइटेड नेशंस में बहुत इश्यूज में भारत ने हस्तक्षेप किया है, नेहरू के जमाने में और अन्य वक्तों में। तो मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है अपनी छवि बनाना, लेकिन एक जो मॉरल अंडरपिनिंग है फॉरेन पॉलिसी की, वो मुझे लगता है कि वो भारत में भी खत्म हो चुकी है। और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो पाश्चात्य देश है उसमें तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं रोज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है कि निहत्थे लोगों के ऊपर बमबारी हो रही है और पूरी दुनिया चुप है। तो यूनाइटेड नेशंस और वेस्टर्न वर्ल्ड, जो पाश्चात्य देश हैं, उनकी जो मॉरल बैंक्रप्सी है वो पूरी तरह से मुझे लगता है एक्सपोज हो चुकी है।
एम के वेणु, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो इस पर दूसरे ढंग से अटैक किया है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जो रिजर्वेशन जैसे सवाल हैं अपने देश में, एफर्मेटिव एक्शन या जैसे जातिवार जनगणना के प्रश्न हैं, ये ठेठ भारतीय सवाल हैं, हमारे मुल्क के अपने सवाल हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस मौके पर जब वो विदेश गए हैं और वहां के लोगों के बीच वो बात कर रहे हैं, जाहिर है भारतीय लोग भी हैं, गैर भारतीय भी हैं और पूरी दुनिया उनको सुन रही है। तो इन प्रश्नों को इतनी प्रमुखता से उठाने के पीछे आपको क्या कारण लग रहा है कि भारत जाति जनगणना कराना चाहिए भारत को, क्योंकि हमें एफर्मेटिव एक्शन के क्षेत्र में जितना हमें काम करना था उतना हम काम नहीं कर पाए हैं। अब इस पर सवाल उठाने वाले ये भी कह सकते हैं कि लंबे समय तक आपकी सरकारें रही हैं पार्टी की, आपने क्यों नहीं किया। तो ये सवाल जो ठेठ भारत के सवाल हैं, इनको इंटरनेशनल फोरा पे सवाल उठाने का आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी एकेडमिशियन की तरह ये बात केवल कर गए या इसके पीछे कोई गहरा राज है? नहीं, इसमें कोई राज नहीं है उर्मिला जी। तो जो मुझे साफ जो दिखता है वो ये है कि वो कई इश्यूज उठा रहे हैं जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी जो एड्रेस करें। जैसे हमने देखा मोदी जी पिछले 10 साल में बाहर जाते हैं, कई चीजें बोलते हैं जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होता है, ज्यादातर काफी कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होता है। तो अब राहुल गांधी एज लीडर ऑफ, अब उनका ओहदा भी बढ़ गया है और वो ऑपोजिशन के बिहाफ भी कई चीजें बोल सकते हैं, अभी बोल भी रहे हैं। तो जो जाति जनगणना है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको वो हर फोरम में बोलते हैं और उसको इसलिए भी बोलते हैं कि इस मुद्दे से इन्होंने संघ परिवार को घेर भी रखा है। आपने देखा होगा कि किस तरह आरएसएस ऊपर नीचे, बीजेपी कभी कुछ बोलती है, फिर पीछे आरएसएस ने कहा हाँ होना चाहिए, फिर उसको देखेंगे किस तरह होना चाहिए, किस तरह जातियों को मैप किया, उनको फोर्स किया जा रहा है। जो राहुल गांधी जब भी इस इश्यू को उठाते हैं तो वो एक तरह से वो मोदी जी और संघ परिवार को एक किस्म से एक कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं और जितनी बारी वो बोलते हैं उतनी बारी इनको परेशानी भी होती है। और दूसरी बात, सेंसस, आप तो जाति जनगणना तो छोड़िए, ये तो उर्मिला जी सारी दुनिया देख रही है भाई, सारी दुनिया इंडिया को, ये वेस्टर्न जो देश है, अमेरिका से लेके यूरोप से लेके जहां भी, एशियन कंट्रीज भी, मैंने अपने जो आर्थिक विषयों पे मैंने इतने सालों से मैंने जो कवर किया है, सब इंडिया के जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम को बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी, बहुत सराहना करते थे इसकी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी इंडिया का जो एनएसएसओ सिस्टम, जो सेंसस, इन्होंने तो सब इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त कर दिया है। कल इन्होंने वो कमेटी को जो एक इन्होंने खुद बनाई है, उस कमेटी को उसमें कुछ मेंबर्स ने आलोचना करी कि सेंसस क्यों डिले हो रहा है, जो 2021 में होना था, अभी 3 साल हो गए, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि बीजेपी नहीं कर रही, क्योंकि बीजेपी को पता है कि सेंसस के साथ जाति जनगणना भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अलग नहीं कर सकते आप दोनों को, तो सेंसस पे डिसीजन नहीं ले पा रहे। और सारी इंडिया की जो वेलफेयर स्कीम है, जो ये जो जैम जो बोलते रहते हैं, जो आधार, बैंक अकाउंट, आधार, ये जिस बेसिस पे हम टेक्नोलॉजी को यूज करके वेलफेयर, आपके पास डेटा ही नहीं है अब तो लेटेस्ट, आप सब कुछ 2011 के बेसिस पे आप कर रहे हो। और कई जो आर्थिक विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि जब फूड सिक्योरिटी आप 80 करोड़ को इस वक्त दे रहे हो, 10-15 करोड़ अगर नया सेंसस लोगे तो शायद 10-15 करोड़ और देने पड़े। तो ये जो चीजें ये तो सारी दुनिया देख रही है और उसमें राहुल गांधी वो वहां पे दोहरा रहे हैं। तो इसमें फिर क्या एंटी नेशनल है? इसमें तो सारी, ये तो सभी लोग देखिए, मोटी बात क्या है उर्मिला जी, सारे दुनिया सरकारें जो है दुनिया की, उनके एम्बेसडर यहाँ पे, उन्होंने भी इंडिया को स्टडी करा है पिछले 10 साल में, उनको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उनको अच्छी तरह पता है। और ये इसमें कोई जो राहुल जो बोल रहा हो, उनसे पूछेंगे क्या नई बात क्या है, ये तो सब यहाँ पे हो ही रहा है यहाँ पे। तो
तो ऐसी कोई नई बात भी नहीं बोल रहे राहुल गांधी। और दूसरा, अगर ये बोलते रहे कि राहुल गांधी देश एंटी नेशनल बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अपने पुराने माइंडसेट में जब इनके पास जो 330 सीटों से जो पिछले जो 19 से लेके जो 24 तक इनका जो रवैया रहा है राहुल गांधी, उसी को लेके चल रहे हैं, ऑपोजिशन को लेके। जिस तरह राहुल गांधी और ऑपोजिशन पे ये लोग एंटी नेशनल या देशद्रोह का जो चार्ज लगाते रहे, वो उसी को अगर ये बोलते रहेंगे तो अब ये चलेगा नहीं। क्यों? अब शायद इनके कोई कम्युनिकेशन जो एक्सपर्ट्स जो बीजेपी के बता भी नहीं रहे हैं कि इसका कोई ट्रैक्शन नहीं है। आप जितना बोलोगे उतना आप राहुल गांधी को और उनकी छवि को और ऊपर उठाओगे। तो शायद ये मेरे हिसाब से ये रणनीति ही गलत है कि जो ये 1 साल पहले राहुल गांधी के खिलाफ जब वो बाहर जाते थे, जो आलोचना किया करते थे देशद्रोह का, जो भी जो चार्ज लगाते, अब ये चलेगा नहीं। क्योंकि अब समय बदल गया और थोड़ा समा भी बदल गया है। तो ये बात सब समझ रहे हैं। ये बात शायद बीजेपी के लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही बात। अमित, एक पहलू ये जरूर एक सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी पर जितना अटैक करते हैं, देशद्रोह कहें या जो भी कहें, वो उनके ऊपर चिपकता नहीं है, लोग गंभीरता से नहीं लेते। अब इस बार न जाने स्वयं अपने निजी पहलकदमी पर या किसी और वजह से मायावती जी ने भी राहुल गांधी पर अटैक किया है। और मायावती जी ने ये कहा, वो बड़ी दिलचस्प बात है कि राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में अमेरिका में जाकर ये कहा कि हम भविष्य में रिजर्वेशन को स्क्रैप कर सकते हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी के केवल वाक्य जो उन्होंने लंबी टिप्पणी की थी, और वो उस टिप्पणी से बच भी सकते थे। आपने शुरू में कहा भी, बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि कई बार प्रियंका वही बोलती हैं जो उनको तय रहता है कि ये बोलना है, लेकिन राहुल गांधी कई बार एक इंटेलेक्चुअल की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो भारत जैसे मुल्क के एक नेता हैं जहां उनकी कही हुई बात को तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है और उसको गलत पर्सपेक्टिव में पेश किया जा सकता है। तो उन्होंने जब ये कहा कि जब किसी ने पूछा तो उसके जवाब में कहा कि भाई हम भविष्य में स्क्रैप करने के बारे में रिजर्वेशन तभी सोच सकते हैं जब इंडिया फेयर एक समाज हो जाए। एक उनका फेयर समाज कहने का मतलब ये था कि हम समावेशी समाज बन जाएं, हमारे यहाँ असमानता खत्म हो जाए, एक सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, कोई ऐसी असमानता इस तरह की। और उन्होंने डेटा दिया कि कितनी असमानता है, 73% लोगों के पास कितनी जॉब्स हैं, तमाम उन्होंने डिपार्टमेंट्स के आंकड़े दे दिए उसी अमेरिका के भाषण में। लेकिन मायावती जी ने एक वाक्य में आधे वाक्य को पकड़ लिया और कहा कि देखिए ये तो स्क्रैप करने की बात कह रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मायावती जी का ये जो अटैक है राहुल गांधी पर, वो क्या पॉलिटिकल मायने क्या इसका है? ये आपने तो बड़ा सही कहा कि ये जो रिजर्वेशन का जो सवाल है ये बहुत ही पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है और कोई भी बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। तो अब मुझे पता नहीं कि मायावती जी ने उनका कितना बयान सुना और कितना नहीं सुना, लेकिन आपको याद होगा पिछले दिनों आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का भी जो रिजर्वेशन पे बयान था उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी रही। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हालांकि उन्होंने बहुत केयरफुली बोला कि अभी तक हमारे सामने कुछ नहीं आया है, जब कुछ वो प्रपोजल लेके आएंगे तब हम इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करेंगे। तो मुझे लगता है इस पर भी राहुल गांधी को जरा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि तोड़ने मरोड़ने वाले और पूरी इंडस्ट्री है बीजेपी आरएसएस के पास, और आज से नहीं, सोशल मीडिया के पहले भी वो किसी की बात तोड़ मरोड़ के रख सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मायावती जी का कहना हो सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन भी होंगे, तो हो सकता है वो उस नजरिए से भी उसको देख रही हो मायावती जी। लेकिन मायावती जी कुछ राजनीति में उनकी क्या सोच समझ है शायद आप बेहतर जानते हो उर्मिलेश जी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी जो सत्ता की जो भूख थी वो काफी कम हो चुकी है और वो अलायंस और टिकट में ज्यादा मग्न है, जबकि इलेक्शन जीतने या सरकार बनाने में। तो ऐसे सिचुएशन में मायावती जी का बयान इंटरेस्टिंग है और आगे क्या कहती हैं वो, क्योंकि कई मुद्दे होने वाले हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव
होने वाला है। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि राहुल, जैसे कि वेणु कह रहे थे कि ये जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, ये विदेश जाकर ये लीडर्स बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि मैं अपनी बात किस तरह से करूं। तो ये रिजर्वेशन का ऐसा मामला है जिस पर मैं समझता हूं कि हर एक पॉलिटिकल लीडर को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, वो क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते उस पर। मुझे लगता है कि आप दोनों लोगों ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा और फिर चूंकि प्रधानमंत्री भी अभी जाने वाले हैं और ये एक माहौल ऐसा बन रहा है, अपने यहाँ चुनाव हो रहे हैं दो राज्यों में चुनाव होने हैं अभी, महाराष्ट्र में और झारखंड में। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। तो राजनीतिक माहौल बहुत ही गर्म है और निश्चित रूप से इन चुनाव के नतीजे के बाद जो कुछ दिखाई पड़ेगी तस्वीर सियासत की, वो उसका डायरेक्ट असर केंद्र की मौजूदा सरकार पर होगा। केंद्र की मौजूदा सरकार के भविष्य के बारे में तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन इन स्टेट इलेक्शंस का सरकार की फंक्शनिंग पर, उसके राजनीतिक कामकाज पर प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का ये टूर, और जो बातें उन्होंने कही हैं, आप लोग बिल्कुल दोनों लोग सही हैं कि जो रिजर्वेशन का प्रश्न हो या जातिवार जनगणना का प्रश्न हो, वो अमेरिका में बोलते हुए वो अब दरअसल भारत के लोगों को वो बता रहे हैं कि उनके क्या उनका नजरिया है और कैसे बीजेपी आरएसएस के नजरिए से वो बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, आज इतना ही। आपने हमारे दोनों मेहमानों की बात सुनी, कैसी लगी आपको ये बात जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।